एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। इनमें लास्ट टाइम आपको बताया था एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन की हमने क्रियाविधि नहीं पढ़ी थी कि जो हमारे पास एल्डोल संघनन होता है इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहली बात तो कि एल्डोल संघनन वे यौगिक ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन उपस्थित होता है, जिनके पास अल्फा कार्बन उपस्थित होता है, एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। अब अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन क्या है? मान लीजिए ये कोई हमारे पास एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में इस क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। कार्बन जो होता है, जो हमारे पास क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है, इस क्रियात्मक समूह के कार्बन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, जो हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। कार्बन से अधिक होने के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये कार्बन जो होता है ये पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। ऐसी स्थिति में कार्बन जो होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी कमी ये इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन से करता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है तो आसानी से इस हाइड्रोजन को पृथक कर लिया जाता है और यह हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। हाइड्रोजन के पृथक हो जाने से यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अधिक कम हो जाता है, यह हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन बाहर निकलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ये दूसरे नाभिक स्नेह पर आक्रमण करने लगता है। देखिए यहाँ पर इसमें अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के द्वारा ये जो कार्बन होता है ये स्थायी हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से पृथक हो जाता है। यह हाइड्रोजन के पृथक होने पर इस पर ऋणावेश आ जाता है और ऋणावेश आने के कारण यहाँ से यह हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके पास ऋणावेश आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश का अधिक हो जाएगा। अब इस पर ऋणावेश अधिक हो गया और यहाँ पर ये जो समूह है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ एक बंध, माइनस का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। यहाँ ये एक बंध बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसफर होने पर यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो संरचना इस प्रकार से बन जाएगी। अब ये ऋणावेश कहाँ गया, ऑक्सीजन पे आ गया, फिर से ये यहाँ आएगा, यहाँ आने पर ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो संरचना बनती है इसे अनुनाद संरचना बोलते हैं। और अनुनाद के द्वारा ये कार्बन जो होता है स्थायी हो जाता है, यानी कि ये अणु जो है ये श्रृंखला स्थायी हो जाती है और स्थायित्व के कारण ये आगे अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। एल्डोल संघनन के लिए सबसे पहले आपको समझना है अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह के पास जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। इस कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर ये जो कार्बन होता है इस कार्बन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यदि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, जैसे ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस कार्बन के पास वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये
कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए इस हाइड्रोजन से या इस हाइड्रोजन से या इस हाइड्रोजन से किसी भी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऐसी स्थिति में कार्बन पर माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पर प्लस। हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकल जाएगा और कार्बन का ऋणावेश आ जाएगा। अभी जो ऋणावेश आया है इसका जो इस ऋणावेश के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर बंध बनाएंगे। यहाँ पर द्विबंध बनता है तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बंध जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। तो इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है और स्थानांतरण से अनुनाद बनता है और अनुनाद के द्वारा ये श्रृंखला जो है स्थायी हो जाती है और दूसरे नाभिक स्थिति पर आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आया अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की अनुनादिक संरचना। अब देखते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है? एल्डोल संघनन वे सभी एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन उपस्थित होता है एल्डोल संघनन प्रदर्शित करते हैं। यहां पर ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये एल्डिहाइड है। अब ये दोनों एल्डिहाइड जो हैं ये एल्डोल संघनन ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपस में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्डोल के अंदर दो शब्द हैं, एक एल्डिहाइड होगा और दूसरा एल्कोहल होगा। दोनों एल्डिहाइड आपस में मिलकर के एक ऐसी श्रृंखला बनाएंगे जिसके अंदर एल्डिहाइड भी उपस्थित होगा और एल्कोहल भी उपस्थित होगा और इस अभिक्रिया का नाम होगा एल्डोल संघनन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन होल होगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला में एल्कोहल समूह उपस्थित है हमारे पास और ये हमारे पास एल्डिहाइड उपस्थित है। इसे क्या कहा हमने? एल्डोल संघनन। अब इसका अगर नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। कितने कार्बन है हमारे पास? 4 कार्बन है। दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह है और तीसरे कार्बन पर तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी और यहाँ पर 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन और ए लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसको कहा जाता है एल्डोल संघनन। अब पढ़ेंगे एल्डोल संघनन की क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या होता है? क्रियाविधि में हमारे पास एल्डिहाइड जो होता है वो सबसे पहले इनोलेट आयन का निर्माण करता है। तो ये अलग अलग स्टेप में होती है। स्टेप जो फर्स्ट है उसमें होता है इनोलेट आयन का निर्माण। क्रियाविधि में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा? इनोलेट आयन का निर्माण होगा। इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक जैसे ही अटैक करता है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, जल का एक अणु बाहर निकलता है और यहाँ पर हमारे कार्बन जो होता है उस पर ऋण विद्युत चार्ज आ जाता है। ये जो हमारे पास यौगिक बनता है इसे कहा जाता है इनोलेट। इनोलेट आयन जो होता है
वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। इसमें कोई अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के द्वारा ये स्थायी हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ गया, ऑक्सीजन पर। तो ये जो श्रृंखला है ये क्या होती है, अनुनादी संरचना, और इसको बोला जाता है इनोलेट आयन। एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है कार्बन पर ऋणावेश आता है, कार्बन पर ऋणावेश आता है जो अनुनाद के द्वारा इस श्रृंखला को स्थायी बनाता है और इस समूह को इनोलेट आयन बोला जाता है। अब सेकंड स्टेप में जो हमारा इनोलेट आयन होता है ये नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है, यानी दूसरे जो एल्डिहाइड होता है उस पर आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही पर आक्रमण करेगा। अब जैसे ये आक्रमण करता है तो यहां पर हमारे पास एल्डोल का निर्माण होगा, लेकिन आक्रमण करने पर यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 ऑक्सीजन पर आ जाएगा ऋणावेश, इसे दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा दूसरे श्रृंखला का CH2 और CH2। अब ये जो ऋणायन बना है ये ऋणायन जो होता है ये संपूर्ण अभिक्रिया जल अपवर्तन में होती है। जल से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन ग्रहण करते ही यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी हाइड्रोजन आते ही, और हाइड्रोजन के आते ही यहाँ पे एल्डोल बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलता है। तो ये थर्ड स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेप थर्ड में जो हमारे पास एल्डोल बना है ये जो एल्डोल है ये एल्डोल जल से अभिक्रिया करता है, यहां से इसको प्रोटॉन मिलता है और OH नेगेटिव बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये अभिक्रिया, अब ये OH नेगेटिव है उन्हें किसी दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, वहां पर इनोलेट आयन बनाएगा। इनोलेट आयन बनने पर ये अभिक्रिया उन्हें लगातार चलती रहती है और जब तक पूरे एल्डोल नहीं बन जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया लगातार एक क्रम में चलती रहती है। तो इस प्रकार एल्डोल की क्रियाविधि है, लेकिन औद्योगिक रूप पर एल्डोल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का सम्मिलन नहीं कराया जाता है क्योंकि इसमें मिश्रित उत्पाद बनते हैं। ये नोट कर लो। अभी जो हमारे पास ये एल्डोल बना है, इस एल्डोल बनने वाले एल्डोल को यदि उच्च ताप पे गर्म किया जाता है अम्लों की उपस्थिति में, तो ये एल्डोल जो होता है इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है।
इसमें से ये जो जल का अणु है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। इस प्रकार से असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण होता है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2-in-1-A या 2-ब्यूटीन-A। इस प्रकार एल्डोल की क्रियाविधि के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल और एल्डिहाइड वाले यौगिक एल्डोल बना सकते हैं। एल्डोल संघनन के बाद नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया आती है केनी-ज़ारो अभिक्रिया। अब एल्डोल में तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अल्फा कार्बन होना चाहिए, लेकिन केनी-ज़ारो जो अभिक्रिया है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ आवश्यक नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन उपस्थित हो। तो केनी-ज़ारो की परिभाषा लिख लेना। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है केनी-ज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब अल्फा जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो किसके पास नहीं होता है, HCHO के पास नहीं होता है, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। C6H5 CHO के पास नहीं होता है, जिसे बेंजील्डिहाइड बोलते हैं। CCH3 CHO के पास नहीं होता है, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ये केनी-ज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। केनी-ज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी अभिक्रिया क्षारकों के साथ कराते हैं। तो क्षारकों के साथ कराने पर तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्षार की उपस्थिति में कराने पर यहाँ पर अल्कोहल और सोडियम अम्लों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण होगा और सोडियम के यौगों का निर्माण होगा। तो यहाँ CH3OH प्लस HCOON हो जाएगा, सोडियम डबल बन जाएगा और अल्कोहल बनेगा। इसी प्रकार यदि हम बेंजील्डिहाइड लेते हैं C6H5CHO प्लस NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजील अल्कोहल बन जाएगा। और बेंजील अल्कोहल जो होता है साथ के साथ बेंजील अल्कोहल के साथ साथ यहाँ पर इसके भी दोनों काम में लेते हैं, इसके भी दोनों काम लेते हैं। C6H5 CH2OH प्लस बेंजीनोइक अम्लों का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को केनी-ज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन अनुपस्थित होता है या अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके अम्लों के लवणों का निर्माण और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, केनी-ज़ारो अभिक्रिया। अब इसमें एक अभिक्रिया आती है क्रॉस केनी-ज़ारो अभिक्रिया।
एक अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है क्रोस केंद्र। यहाँ पर एक हमारे पास बेंजील्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया करा देते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करा देते हैं। अभिक्रिया किसके साथ होगी, क्षारक के साथ। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास एक बेंजील अल्कोहल बनेगा, दूसरा सोडियम के लवणों का निर्माण होगा या क्षार धातुओं के लवणों का निर्माण होता है। C6H5 CH2OH का निर्माण होगा और लवणों का। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में लास्ट अभिक्रिया है। लास्ट अभिक्रिया जो है वो है टिशेन्को अभिक्रिया। टिशेन्को अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेना। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम एथोक्साइड, एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ कराई जाती है तो अल्कोहल तथा लवणों का निर्माण होता है और बनने वाले अल्कोहल तथा अम्लों की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। इसे टिशेन्को अभिक्रिया कहते हैं। हमारे पास यहाँ कोई भी एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास एल्डिहाइड है अम्लों का निर्माण करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा हमारे पास। और दूसरा हमारे पास अल्कोहल बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अभी जो हमारे पास एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल बना है, ये पुनः रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और पुनः रासायनिक अभिक्रिया करने पर इनमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमारे पास यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो एस्टर बनाने की विधि है, इसे टिशेन्को अभिक्रिया कहा जाता है।
methyl ethanol। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ उपयोग दे रखे हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एल्डिहाइड जो होता है और जो कीटोन होते हैं उनके उपयोग में सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग मृत जो जीव जंतु होते हैं मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन बनाया जाता है जिसकी सहायता से जीव जंतुओं का परिरक्षण किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग होता है वो होता है कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। तीसरा इसका उपयोग होता है औषधि बनाने के लिए। यूरोट्रोपिन का उपयोग जो होता है वो मूत्र संबंधी औषधि बनाने के लिए किया जाता है। चौथा है बेकेलाइन। प्लास्टिक उद्योगों बेकेलाइन और प्लास्टिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के रंजक बनाए जाते हैं जैसे रोजेनिन और इंडिगो। ये रंजक फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग है। इसी प्रकार से दूसरा होता है एसिटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड के उपयोग कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? एसिटेल्डिहाइड है। एसिटेल्डिहाइड का उपयोग इसका भी उपयोग रंजक बनाने में होता है। रेजिन निर्माण में, रेजिन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग रबर परत के रूप में रबर उद्योगों में किया जाता है, दर्पण की रजतीकरण में, और बंधनात्मक खुरदरी औषधि के रूप में। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं इसमें एल्डिहाइड के उपयोग है, ये फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग होते हैं और ये एसिटेल्डिहाइड का उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं कीटोन के उपयोग। जो हमारे पास कीटोन होते हैं इसका उपयोग
प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। कीटोन होता है, इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग होता है एसिटिलीन के भंडारण में। प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है, एसिटिलीन के भंडारण में किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपने पढ़ा था हाइड्रोकोल क्लोरोफॉर्म बनाने। चौथा उपयोग इसका उपयोग होता है औषधि के रूप में। और रबर उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के उपयोग। इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अब कुछ डिफरेंट दे देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या अंतर पाया जाता है। दोनों में क्या पढ़ रहे हैं? अंतर। लेकिन अपेक्षित बात की जाए तो एल्डिहाइड जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। कीटोन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। टोलन अभिकर्मक से एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है। और ये अभिक्रिया नहीं करता है। इसी प्रकार हेलियम विलयन जो होता है से अभिक्रिया करता है, ये नहीं करता है। हमारे पास जो सिर्फ अभिकर्मक होता है उसमें ये गुलाबी रंग देते हैं और ये गुलाबी रंग नहीं। सिर्फ अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्डिहाइड गुलाबी रंग देते हैं जबकि कीटोन गुलाबी रंग नहीं देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जो हमारे पास कीटोन होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लाल रंग देते हैं। इस प्रकार से ये सब इंपॉर्टेंट डिफरेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाते हैं। इसके आधार पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का विभेदन कर सकते हैं। एक आपको मैंने थैलेन विलयन बताया था। ये
फैलिंग विलयन जो होता है, ये फैलिंग विलयन जो होता है केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये भी ध्यान रखना है, यदि हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, तो इसके लिए हम फैलिंग विलयन के साथ परीक्षण कराते हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ फैलिंग विलयन अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड भी यदि एलिफैटिक है और एरोमेटिक है तो उसमें अंतर कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन का जो लेसन है इसी में थर्ड नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट हो गए, अब आगे पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल।